28 सितंबर सन 1987 गोइयानिया, ब्राजील। गोआनिया के एक सरकारी हॉस्पिटल में एक औरत अपने हाथ में एक बोरी लेकर डॉक्टर के पास पहुंची और वो उस बोरी को डॉक्टर के टेबल पर गुस्से से पटक देती है। डॉक्टर ने कहा, यह क्या बदतमीजी है? तो उस औरत ने आगे से बोला, इस बोरी में कुछ तो ऐसा है जो मेरी पूरी फैमिली की जान ले रहा है। देखिए, अब डॉक्टर ने मन ही मन सोचा, लो आ गई एक और पागल। लेकिन उस डॉक्टर को कोई अंदाजा नहीं था जो उस बोरी में था वो ना सिर्फ उस औरत के परिवार को मार रहा था, बल्कि वो पूरे शहर के लिए नर्क का दरवाजा खोलने जा रहा था। और अब वही नर्क का दरवाजा उसके डेस्क पर पड़ा हुआ था। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, इस कहानी को दिल्ली में जो रेडिएशन फैला था, यानी उस कोबाल्ट 60 की वजह से, यहाँ ऐसी कोई भी बात नहीं होने वाली, क्योंकि इस इंसिडेंट का कोबाल्ट 60 से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, लेकिन यह जरूर सच है, दिल्ली का इंसिडेंट इस केस के सामने चींटी के समान है। यह इंसिडेंट ना कि आपको अंदर से चूस लेगा, बल्कि 1-2 हफ्ते तक आप इस कहानी को सुन सदमे में चले जाओगे, क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं दुनिया के सबसे खतरनाक और अनफॉरगेटेबल गोआनिया एक्सीडेंट की। सन 1985 गोआनिया के एक प्राइवेट रेडियोथेरेपी क्लिनिक को एक नई बिल्डिंग में शिफ्ट करना था और पुरानी वाली बिल्डिंग को तोड़ दिया जाना था। लेकिन लास्ट मिनट लीगल डिस्प्यूट की वजह से उस क्लिनिक को तोड़ा नहीं गया, जिससे कुछ मेडिकल इक्विपमेंट सालों तक वहां वैसे के वैसे ही पड़े रहे। समय बीतता गया और उस पुरानी बिल्डिंग की हालत खस्ता होती गई। एक दिन कुछ चोरों की नजर इस बिल्डिंग पर पड़ी। 10 सितंबर सन 1987 वैगनर परेरा और रोबर्टो एल्वेस नाम के 2 चोर उस पुरानी बिल्डिंग में घुसे। वहां उन्हें एक जैकपॉट हाथ लगा। देखने में वो एक बहुत ही महंगी मेडिकल डिवाइस लग रही थी, लेकिन उन चोरों को कोई अंदाजा नहीं था कि वो चीज आखिर थी क्या। उन दोनों ने उस मशीन को चुराने का फैसला लिया, लेकिन वो मशीन इतनी बड़ी और भारी थी कि वो उसे एक बार में उठाकर नहीं ले जा सकते थे। फिर उन 2 चोरों ने उस मशीन का सबसे महंगा दिखने वाला पार्ट उस डिवाइस से रिमूव किया। फिर वो दोनों उसे एल्वेस के घर ले गए। अब उन्होंने प्लान बनाया कि वो इस चुराए हुए पार्ट को डिसमेंटल करके स्क्रैप मार्केट में बेच देंगे। लेकिन वो कुछ करते इससे पहले वो बहुत ही बुरी तरह से बीमार पड़ गए। बुखार और डायरिया के लक्षण देख उन्हें लगा शायद उन्होंने कुछ गलत खा लिया होगा, पर अब जो उनके साथ होने वाला था शायद उसका अंदाजा उन्हें भी नहीं था। देखिए, अब उस चोर वैगनर परेरा की हालत कुछ ज्यादा ही बिगड़ने लगी और उसकी एक हथेली में एक अजीब सा रैश हो गया। देखने में जलने के निशान जैसा लग रहा था। जब वो डॉक्टर के पास दिखाने गया तो डॉक्टर ने उसे कहा कि यह एक एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है, कुछ दिन बेड रेस्ट करो, तुम ठीक हो जाओगे। वहीं दूसरी ओर दूसरा चोर यानी एल्वेस उस डिवाइस को पूरी जद्दोजहद से डिसमेंटल करने को लगा हुआ था। लेकिन उस मशीनी पार्ट को खोलना कोई बच्चों का खेल नहीं था। 3 दिन की मेहनत और मशक्कत के बाद एल्वेस उस मशीन के पार्ट को खोलने में सफल रहा। जैसा कि एल्वेस को अंदाजा था, उसे उस मशीन से एक बहुत ही वैल्यूएबल स्क्रैप मेटल मिला, जैसे कि लेड। सबसे ज्यादा ध्यान उसका एक एल्यूमिनियम के सिलेंडर ने खींचा, जो कि उस डिवाइस के एकदम सेंटर में पड़ा हुआ था। उस सिलेंडर में एक ग्लास विंडो थी। एल्वेस ने एक स्क्रू ड्राइवर से उस ग्लास को तोड़ा तो उसमें से चावल के दाने जैसी चीज मिली, जिसे टच करते ही वो पाउडर बन हवा में फैल गई। उसे कोई अंदाजा नहीं था वो पाउडर क्या चीज थी, पर आगे चलकर यही पाउडर गोआनिया सिटी की 70% इमारतें ताश के पत्तों की तरह गायब करने वाला था। आज की यह सच्ची कहानी किसी ज़ॉम्बी एपोकलिप्स की याद दिलाएगी। अगर आप इसे पूरा सुनते हो तो आखिर का पैराग्राफ सुन के आपका कलेजा मुंह में आ जाएगा। खैर, आगे बढ़ने से पहले मुंह में कलेजा आने वाली बात सुनते चलो। 5 महीने पहले जो बिटकॉइन 50 लाख का था, वो आज 90 लाख टच कर चुका है। क्यों फटा ना कलेजा? अभी यूएस इलेक्शन की वजह से क्रिप्टो ने एक ऑल टाइम हाई टच किया है। एक्सपर्ट्स की माने तो दिस इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन क्रिप्टो, क्योंकि ये अभी और ऊपर जाएगा। बट क्रिप्टो में इन्वेस्ट कैसे करें? विच प्लेटफॉर्म टू यूज? यहाँ आता है इंडिया का बिगेस्ट क्रिप्टो एक्सचेंज CoinSwitch। ये बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर प्लेटफॉर्म है और अब आप यहाँ क्रिप्टो फ्यूचर्स में ट्रेड कर सकते हो, जहां आपको मिलती है लोएस्ट फीस, 350 प्लस कॉन्ट्रैक्ट्स और अप टू 25x लेवरेज। मतलब आप सिर्फ 1000 रुपए से 25,000 की ट्रेडिंग कर सकते हो। प्लस बिगिनर्स को मिलता है पहले 15 दिन के लिए 100% फी रिबेट। CoinSwitch फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ऑफ इंडिया से रिकॉग्नाइज्ड है और 2 करोड़ से ज्यादा यूजर्स इस प्लेटफॉर्म पर ट्रस्ट करते हैं। इसलिए CoinSwitch पर प्रूफ ऑफ रिजर्व्स भी मेंटेन किया जाता है। इनकी कस्टमर होल्डिंग 1952 करोड़ की है और टोटल CoinSwitch होल्डिंग 2515 करोड़ की, विच शोज स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ CoinSwitch। इसके अलावा CoinSwitch ने CoinSwitch केयर्स भी लॉन्च किया है, जिसमें 600 करोड़ का रिकवरी फंड तैयार किया है फॉर हेल्पिंग वजीर एक्स अफेक्टेड यूजर्स टू विड्रॉ फंड। यही नहीं, CoinSwitch दे रहा है 1% कैशबैक और पहले 30 दिनों के लिए 0 ट्रेडिंग फी। डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में आपको CoinSwitch का लिंक मिल जाएगा। Check it out. Crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourse or any loss from such transactions.
जैसा कि मैंने आपको बताया, एल्विस ने उस सिलेंडर को बाहर निकाला। उसमें कुछ चावल जैसे दाने दिख रहे थे। जैसे ही उसने उसको टच किया, वो चावल के दाने पाउडर बन हवा में फैलने लगे। एल्विस को कोई आइडिया नहीं था ये पाउडर क्या चीज थी, लेकिन जहां तक उसे पता था वो चीज उसके लिए बिल्कुल बेकार चीज थी। फिर एल्विस उसे एक स्क्रैप यार्ड में ले गया, जहां उसने उस मशीन के पार्ट्स को डिवेयर फेरेरा नाम के स्क्रैप डीलर को बेच दिया। फेरेरा ने उसे अपने गैराज में रख दिया, लेकिन रात को जब वो स्क्रैप यार्ड का राउंड मार रहा था तो उसने देखा गैराज में पड़ा वो स्क्रैप जो उसने मॉर्निंग में खरीदा था, उसमें से रोशनी बाहर निकल रही थी। वो ग्लो कर रहा था। उसमें से कुछ नीले रंग की रोशनी बाहर निकल रही थी जो उसे अपनी ओर बुलाए जा रही थी। वो उसकी ओर अट्रैक्ट होने लगा। उसके नजदीक जाते ही फेरेरा ने देखा कि वो ब्लू लाइट एक एल्यूमिनियम कैन में से एक चोक जैसी चीज से बाहर निकल रही थी। फेरेरा वैसे तो स्क्रैप मटेरियल्स का एक्सपर्ट था, लेकिन उसने ऐसा ग्लोइंग पाउडर अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा। उसने सोचा ये पक्का कोई जेमस्टोन का क्रश पाउडर होगा, और अगले 3 दिनों तक उसने अपनी फैमिली और रिश्तेदारों को बुलाकर इस चमत्कारी चीज को दिखाकर शो ऑफ किया। यही नहीं, उसने इस पाउडर को तो अपने रिश्तेदारों में बांटना भी चालू कर दिया। उन्हीं रिश्तेदारों में से एक आदमी आयरो फेरेरा, जो इस चमत्कारी पाउडर को अपने घर ले गया। उसने सोचा ये चीज उसकी बेबी गर्ल को बहुत पसंद आएगी। जैसा आइवो ने सोचा, उसकी बेटी को वो मिस्टीरियस पाउडर बहुत ही पसंद आया। उसकी बेटी ने उस मटेरियल के साथ खेलना चालू कर दिया और उसने उस पाउडर को अपने हाथों और चेहरे पर लगा लिया, जिससे उसका पूरा चेहरा नाइट बल्ब की तरह ग्लो करने लगा। लेकिन आइवो की बेटी की मौज मस्ती ज्यादा टाइम तक नहीं चली। अपने चेहरे पर उस पाउडर को लगाने के कुछ ही मिनटों बाद वो छोटी बच्ची बहुत ही बुरी तरह से उल्टी करने लगी। और हैरानी वाली बात तो यह थी कि उसकी उल्टी से भी नीले रंग की रोशनी बाहर निकल रही थी। और वहीं दूसरी ओर अब स्क्रैप डीलर डिवेयर फेरेरा की वाइफ बहुत ही बीमार पड़ने लगी। वॉमिटिंग और डायरिया से उसका भी बुरा हाल था। वो लोकल हॉस्पिटल जाती है तो डॉक्टर ने भी उसे ये कहकर घर भेज दिया कि पक्का ये कोई एलर्जिक रिएक्शन है, कुछ दिन आराम करो, ठीक हो जाओगे। वहीं उसी रात स्क्रैप यार्ड का मालिक फेरेरा भी काफी बीमार हो गया, लेकिन फिर भी वो काम पर जाता रहा और जो सामान उसने उन चोरों से खरीदा था उस सामान की अपने बंदों से छटाई करवाने लगा। अपने काम की चीजें वो अपने पास रखता गया और बाकी बचे सामान को वो दूसरे स्क्रैप डीलर को बेच देता है। इसी तरह वो मशीन और उस मशीन का पाउडर अब पूरे गोवानिया सिटी में फैलने लगा और कुछ पार्ट्स तो शहर के बाहर भी जा चुके थे। जहां सभी लोग ये सोच रहे थे कि वो फूड पॉइजनिंग की वजह से बीमार पड़ रहे हैं, वहीं स्क्रैप यार्ड के मालिक डिवेयर फेरेरा की वाइफ मारिया के दिमाग की बत्ती जली। उसे ख्याल आया, जब से वो पाउडर और स्क्रैप हमने अपने रिलेटिव्स को दिखाए हैं, हम सब बीमार पड़ रहे हैं। हो ना हो ये कचरा ही सभी बीमारियों की जड़ है। देखिए, मारिया इतनी पढ़ी लिखी तो नहीं थी, लेकिन जब डॉक्टर ने उसे कहा कि उसे सिंपल एलर्जी हुई है तो वो चुप करके नहीं बैठी, क्योंकि उसे अंदर से आवाज आ रही थी कि जब से ये पाउडर घर में आया है तब से वो और उसके रिश्तेदार बीमार पड़ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने भी उसे टच किया था। मारिया से चुप ना बैठा गया तो मारिया ने अपने एक वर्कर जेराल्डो ला सिल्वा को उस बोरी को उठाने को कहा जिसमें वो पार्ट्स और पाउडर था, और फिर ढेरों लोगों से भरी पूरी फुल बस में बैठकर गोवानिया के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में पहुंच गए। और वो उस कबाड़ की बोरी को डॉक्टर के डेस्क पर पटक कर बोली, मुझे कोई एलर्जी वलर्जी नहीं है, ये है साली वो चीज जो हमारे पूरे खानदान की जान ले रही है और हमारे रिश्तेदारों को भी मार रही है। डॉक्टर भी सोच में पड़ गया। फिर उसने मारिया से कुछ सवाल पूछे, इसने कितनों को बीमार किया और यह कबाड़ आया कहां से वगैरह वगैरह। Q&A के बाद डॉक्टर को लगा यह किसी प्रकार की ट्रॉपिकल डिजीज हो सकती है, जैसे कि डेंगू या चिकनगुनिया। इसलिए डॉक्टर ने मारिया को नियरेस्ट ट्रॉपिकल डिजीज क्लिनिक में भेज दिया। मारिया के जाने के बाद डॉक्टर को कुछ तो अजीब लग रहा था। उसे घबराहट होने लगी और वो खांसने लगा। उसने उस कबाड़ को उठाया और हॉस्पिटल के बाहर एक टूटी हुई चेयर पर रख दिया। वो कोई चांस नहीं लेना चाहता था। देखिए, डॉक्टर के इसी डर के चलते उसने फोन उठाया और सीधा हायर अथॉरिटी का फोन लगाकर इसको रिपोर्ट किया। उधर मारिया और उसका वर्कर ट्रॉपिकल डिजीज क्लिनिक में पहुंचे। वहां पहुंच उन्हें पता चला सिर्फ उन्हीं का परिवार नहीं जिनके साथ ये सब कुछ हो रहा है, बाकी लोग भी सेम सिम्टम के साथ वहां आते जा रहे थे। और जिस बस में वो उस कबाड़ को लेकर हॉस्पिटल में पहुंची थी, हैरानी वाली बात तो ये थी वो सेम बस उस ट्रॉपिकल डिजीज क्लिनिक के बाहर खड़ी थी और उस बस के सारे यात्री उल्टियां करते हुए उस क्लिनिक में घुसे जा रहे थे। हर तरफ भगदड़ मची हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे गोवानिया सिटी में सचमुच ज़ॉम्बी एपोकलिप्स फैल रहा हो। ट्रॉपिकल डिजीज क्लिनिक में किसी भी डॉक्टर को इसके बारे में कुछ नहीं पता चल रहा था कि ये चीज क्या है और लोगों को क्या होता जा रहा है। लेकिन एक यंग डॉक्टर अपनी एक थ्योरी बनाता है। बहुत से पेशेंट की स्किन जली हुई थी, कईयों की स्किन में स्वेलिंग आ चुकी थी और स्किन का कलर चेंज हो रहा था।
उस यंग डॉक्टर को कुछ तो अंदाजा हो रहा था कि ये क्या हो रहा है, लेकिन अगर वो अपनी ये थ्योरी अपने सुपीरियर्स को बताता तो उसका मजाक बन सकता था। लेकिन फिर भी उसने फोन उठाया और सीधा हायर अथॉरिटी को कॉल लगा डाली और अपनी थ्योरी के बारे में सबको बता दिया। 28 सितंबर सन 1987 मेडिकल फिजिसिस्ट डॉक्टर मोंटियो के ऑफिस में एक कॉल आती है। एक्चुअल में उस दिन डॉक्टर को एक नहीं बल्कि दो बहुत ही अनयूजुअल कॉल आती हैं। पहली थी गुआनिया हेल्थ डिपार्टमेंट से, जो बता रहा था कि एक औरत उसके डेस्क पर कुछ कचरा छोड़ गई है और कह रही है ये चीज सबको मार रही है। और दूसरी कॉल थी उसी शहर के ट्रॉपिकल डिजीज क्लिनिक से उस यंग डॉक्टर की, जो बताता है कि उसे शक है कि उसके पेशेंट्स शायद रेडिएशन का शिकार होते जा रहे हैं। देखिए, डॉक्टर मोंटियो एक बार के लिए किसी एक कॉल को नकार भी सकते थे, लेकिन एक ही जगह से एक ही दिन में कुछ ही घंटों के अंतराल उसे 2 फोन कॉल आ जाती हैं। इसलिए उसने सोचा हो ना हो गुआनिया सिटी में कुछ तो अनयूजुअल हो रहा है। जैसे ही डॉक्टर मोंटियो ने फोन नीचे रखा तो उसने चौथी फ्लोर से जब विंडो से नीचे झांका तो उसने देखा बाहर बहुत से लोग चिल्लाते हुए सड़कों से अपनी गाड़ियां छोड़ कहीं भागे जा रहे थे, कुछ कंधों पर लाद कर तो कुछ अपने बच्चों को सीने से लगाकर, जिसे देख डॉक्टर मोंटियो की फटके हाथ में आ गई। इसलिए डॉक्टर मोंटियो ने अपने कांपते हुए हाथों से फोन उठाया और गुआनिया स्टेट एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट को कॉल किया और उस बोरी में जो स्क्रैप मेटल था उसे जांच करने के लिए एक साइंटिस्ट भिजवाने की रिक्वेस्ट की, ताकि पता लगाया जा सके गुआनिया सिटी में आखिर ये चल क्या रहा है। एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट ने वॉल्टर फेरेरा नाम के एक मेडिकल फिजिसिस्ट को इसकी इन्वेस्टिगेशन की जिम्मेवारी सौंपी और उसे उस सरकारी हॉस्पिटल की ओर रवाना किया जहां वो अजीबोगरीब सी मेटल स्क्रैप वाली बोरी पड़ी हुई थी। डॉक्टर फेरेरा ने अपने इंस्ट्रूमेंट का जुगाड़ किया और टैक्सी पकड़ निकल पड़ा। रास्ते में उसने रेडिएशन मीटर को टेस्ट करने का सोचा कि चलो इसे ऑन करते हैं, देखते हैं क्या होता है। लेकिन जैसे ही उसने उसे ऑन किया तो उस रेडिएशन मीटर के अलार्म बजने लगे और उस मीटर की सुई ऐसे हिलने लगी जैसे कूद कर बाहर आ जाएगी। डॉक्टर वॉल्टर ने सोचा शायद यह डिवाइस ही खराब होगा, इसलिए उसने टैक्सी घुमाने को कहा और ऑफिस से एक नया रेडिएशन मीटर उठाया। इस बार डॉक्टर वॉल्टर ने उस डिवाइस को ऑफिस से बाहर निकलते ही चालू कर दिया और फिर से वही हुआ, सेम रिजल्ट। मीटर की सुई फटने को तैयार थी। ऐसा होने का एक ही मतलब हो सकता था, प्रॉब्लम रेडिएशन मीटर में नहीं बल्कि उसके आसपास कहीं बहुत ही बड़ी मात्रा में कोई ऐसा एनर्जी सोर्स है जो लगातार आयनाइजिंग रेडिएशन एमिट कर रहा है। कोई अनजान शक्ति उसके अगल बगल घूम रही थी, जिसे देख डॉक्टर वॉल्टर की फटके हाथ में आ गई। उसने एक बार के लिए तो सोचा शहर छोड़ कहीं दूर भाग जाऊं, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और जिस काम के लिए उसे अपॉइंट किया गया वहां पहुंचा। उसे पता था इतना ज्यादा रेडिएशन होने का कारण उसे ढूंढना ही होगा, नहीं तो पूरा शहर तहस नहस हो जाएगा। डॉक्टर वॉल्टर्स के उस सरकारी हॉस्पिटल पहुंचते जो उसने देखा उसे चक्कर आने लगे। उसने देखा वहां पर तो बहुत सारी फायर एम्बुलेंस खड़ी हुई थी। देखिए, बात यह थी जिस डॉक्टर को एक दिन पहले मारिया वो बोरी पकड़ाकर गई थी, वो डॉक्टर उस बोरी को लेकर इतना ज्यादा नर्वस हो गया था कि उसने इमरजेंसी सर्विसेज को बुला लिया और उसने कहा इस बोरी को अभी के अभी कहीं ठिकाने लगाओ। हैरानी वाली बात तो ये थी फायर ब्रिगेड वाले उस बोरी को नजदीकी नदी में बहाने वाले थे, उनका बेड़ा गर्क हो। लेकिन उस बोरी के साथ फायर डिपार्टमेंट वाले कुछ करते इससे पहले खुशकिस्मती से डॉक्टर वॉल्टर वहां पहुंच जाते हैं और उन्हें कुछ भी करने से रोक देते हैं। उसने कहा अभी के अभी पूरा हॉस्पिटल खाली करो, नहीं तो यहाँ जितने भी पेशेंट हैं सबकी लाशें बाहर निकलेंगी। ये सब होने के बाद अब डॉक्टर वॉल्टर को पता लगाना था कि ये साला कौन सा रेडियो एक्टिव सोर्स है और ये आया कहां से। काफी छानबीन करने के बाद डॉक्टर वॉल्टर ने रेडियो एक्टिव सोर्स को पहले तो मरिया के हस्बैंड के स्क्रैप यार्ड तक ट्रैक किया और फिर वहां से उसने इसका कनेक्शन पुराने रेडियोथेरेपी क्लिनिक के साथ निकाला। उस पुरानी पड़ी हुई रेडियोथेरेपी क्लिनिक की बिल्डिंग पर पहुंचने पर उसे पता चला 2 साल पहले नई बिल्डिंग में शिफ्ट होते वक्त क्लिनिक वाले एक रेडियोथेरेपी मशीन वहीं भूल गए और वही मशीन इस भयानक हादसे का कारण बन गई। उस मशीन में एक एल्यूमिनियम सिलेंडर था जिसमें 93 ग्राम हाईली रेडियो एक्टिव सीजियम क्लोराइड था, यानी सीजियम सॉल्ट, जो कि सीजियम 137 रेडियो एक्टिव आइसोटॉप से बना था। मतलब कोबाल्ट 60 के पापा नहीं पर दादाजी मौजूद थे, जो सबको वहां से टाटा बाय बाय बोलकर
कहीं और निकल पड़े थे, वो भी चोरों के हाथ। देखिए अब डॉक्टर वॉल्टर के लिए यह बहुत ही खतरनाक न्यूज थी। आजकल रेडियोथेरेपी में सीजियम को यूज नहीं किया जाता क्योंकि यह बहुत ही डेंजरस होता है। अगर इसके सोर्स को मिस हैंडल किया जाए या यह डैमेज हो जाए तो इसका अंजाम बहुत ही घातक हो सकता है, क्योंकि सीजियम क्लोराइड पानी और हवा में आसानी से घुल जाता है। दूसरे शब्दों में कहूं तो सीजियम एक न्यूक्लियर डिजास्टर ला सकता है। लोग ज़ॉम्बीज की तरह तड़प तड़प कर मर जाते हैं, लेकिन जिंदा होने की कोई गुंजाइश नहीं। डॉक्टर ने अपनी फाइंडिंग्स को हायर अथॉरिटी को इन्फॉर्म किया, जिसे सुन ब्राजीलियन सरकार के तोते उड़ गए। कुछ ही मिनटों में गुआनिया सिटी में न्यूक्लियर इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई। हजारों लाखों लोगों को भेड़ बकरियों की तरह बसेस में भर के शहर से बाहर ट्रांसपोर्ट करने लगे। पूरा शहर खाली होने लगा, हर तरफ सन्नाटा था। अब सबसे पहले तो रेडियोथेरेपी मशीन के पार्ट्स को ठिकाने लगाने का काम एक्सपर्ट्स को सौंपा गया एज ए प्रायोरिटी नंबर 1। उस बोरी को उस चेयर से रिमूव करना काफी डेंजरस था, इसलिए एक क्रेन की मदद से एक सीवेज पाइप को उठाकर उसे चेयर के ऊपर पड़ी बोरी के साथ ही कवर कर दिया गया और उसे कंक्रीट से भर दिया गया। पूरे गुआनिया शहर में अफरा तफरी का माहौल था। ब्राजील के चप्पे चप्पे से साइंटिस्ट और एक्सपर्ट्स आए जा रहे थे और उन्हें आवारा कुत्तों की तरह न्यूक्लियर रेडिएशन के सोर्स का पता लगाने का काम सौंप दिया गया। स्पेशल रेडियोमीटर फिटेड कार्स को गुआनिया सिटी की गलियों में घुमाया गया ताकि कंटेमिनेटेड सोर्स को ढूंढा जा सके, और फिर हेलीकॉप्टर्स को भी इसी काम के लिए लगा दिया गया। गुआनिया सिटी का एक ओलंपिक स्टेडियम हायर अथॉरिटीज ने उसे टेस्टिंग सेंटर में कन्वर्ट कर दिया ताकि जो लोग रेडिएशन के कांटेक्ट में आए उन्हें आइडेंटिफाई किया जा सके। पूरे शहर की मिट्टी और पानी की जांच करने के लिए एक लैब सेटअप की गई। सर्च और इंस्पेक्शन के बाद यह आइडेंटिफाई किया गया कि 14 इलाकों में हाईली रेडियो एक्टिव लेवल्स पाए गए। जहां जहां रेडिएशन लेवल्स कम थे वहां पर तो प्रेशर वॉशर और स्पेशल काइंड ऑफ वैक्यूम क्लीनर्स को यूज किया गया, लेकिन जहां रेडिएशन ज्यादा थी उन बिल्डिंग्स को बम लगाकर उड़ा दिया गया। और कुछ को धीरे धीरे डिसमेंटल कर दिया। तोड़े हुए मकान और बिल्डिंग्स की जो डेब्री थी उसे ट्रकों में भर शहर से बाहर ट्रांसपोर्ट कर दिया गया। इन टोटल 3500 टन सीजियम कंटेमिनेटेड वेस्ट को पूरे शहर से रिमूव किया गया और शहर से 15 किलोमीटर दूर ले जाकर धरती में दफना दिया गया। वहीं स्टेडियम में 1 लाख लोग ज़ॉम्बीज की तरह आते जा रहे थे और स्टेडियम भरे जा रहा था। 1 लाख लोगों का टेस्ट किया गया, जिसमें से 1000 लोगों में कंटेमिनेशन पाया गया और उनमें से भी 249 लोगों में हाईली रेडिएशन पाया गया। ज्यादातर केसेस में स्किन के ऊपर, लेकिन कुछ केसेस में ब्लड के अंदर भी पाया गया। उन 249 लोगों में से भी 20 लोग तो इतने ज्यादा रेडियो एक्टिव हो चुके थे कि उनकी पोटी और पेशाब को भी एज न्यूक्लियर वेस्ट मानकर डिस्पोज करना पड़ा। रब दी कृपा नाल ज्यादातर लोग कुछ महीनों में थोड़ा बहुत ठीक हो गए, लेकिन जिंदगी भर उन्हें उस रेडिएशन से दिक्कतों का सामना करना ही पड़ेगा। लेकिन हर कोई इतना भाग्यशाली नहीं था। उन दोनों चोरों में से वैगनर प्रेरा की 2 उंगलियां काटनी पड़ी। रोबर्टो एल्वस, जिसने उस डिवाइस को डिसमेंटल किया था, उसे अपनी पूरी दाहिनी बाजू गंवानी पड़ी। मारिया का एक वर्कर जो उस बोरी को हॉस्पिटल लेकर गया था, उसकी पीठ पर बहुत ही बुरी तरह से रेडिएशन बर्न हो चुका था और ये एक तरह का कॉमन सिम्टम्स था जो लोग डायरेक्टली सीजियम के कांटेक्ट में आए थे। और 4 लोग तो ऐसे थे जिन्हें उसी मंथ अपनी जान गंवानी पड़ी। इनकी मौत कैसे हुई आपका कलेजा थर्रा जाएगा। उनमें से सबसे ज्यादा बुरी मौत उस 6 साल की बच्ची की हुई, यानी आइवो की बेटी लीडे फरीरा की, जिसने ना सिर्फ सीजियम 137 को अपने चेहरे पर लगाया बल्कि उसने सैंडविच खाते समय उस ग्लोइंग पाउडर को निगल भी लिया था। उसकी मौत 23 अक्टूबर 1987 को बहुत ही बेरहमी के साथ तड़प तड़प कर हुई। उसी दिन उसकी आंटी मरिया, जो उस बोरी को हॉस्पिटल में लेकर गई थी और जिसने उस स्क्रैप का कनेक्शन लोगों के बीमार होने से बताया था, उसकी भी 37 साल की उम्र में हाई रेडिएशन के चलते तड़प तड़प कर मौत हो गई, वो भी इंटरनल ब्लीडिंग के चलते। बचे 2 जाने जिन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। वो दोनों मरिया के हस्बैंड के स्क्रैप यार्ड में काम करते थे, जिन्होंने उस रेडियो एक्टिव आइसोटोप के साथ सिग्निफिकेंट टाइम स्पेंड किया था। कहते हैं उन दोनों की आंखें काली हो गई थी, किसी भूत की तरह। इस न्यूक्लियर इंसिडेंट की वजह से गुआनिया सिटी के लोगों को बहुत ही मुसीबतों का सामना करना पड़ा, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। देखिए, इस इंसिडेंट के 1 साल पहले 1986 में चेरनोबिल डिजास्टर हुआ था, इसलिए जो लोगों में न्यूक्लियर इंसिडेंट के प्रति डर था वो ताजा और बहुत ज्यादा था। और इसी डर के चलते गुआनिया सिटी के लोगों को बहुत ही डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ा। बाहर के लोग गुआनिया सिटी के लोगों से बात करने से भी डरते थे, मिलना तो बहुत दूर की बात। पायलट्स उन्हें हवाई यात्रा से रिफ्यूज कर रहे थे, बस ड्राइवर उन्हें बस में चढ़ने नहीं देते थे और बाहर वाले तो उन्हें
किराए पर मकान भी नहीं देते थे। ये सब तो ठीक था, लेकिन बाहरी शहर के बिजनेसेस ने गोवानिया सिटी के व्यापारियों से सामान खरीदने से मना कर दिया, जिससे गोवानिया सिटी के बड़े से लेकर छोटी कंपनीज की कमर टूट गई और व्यापारी सड़क पर आ गए। डिस्क्रिमिनेशन की हद तो इतनी हो चुकी थी कि जिस दिन उस 6 साल की बच्ची को दफनाया जाना था तो उसे रोकने के लिए करीब 2000 लोगों ने दंगे कर दिए। कोई भी उस बच्ची को अपने कब्रिस्तान में दफनाना नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी हजारों पुलिस कर्मियों की सहायता से उस बच्ची को वहीं दफनाया गया। उस बच्ची के लिए स्पेशल फाइबर ग्लास का कफन बनाया गया, जिसे अंदर से लेड से पेंट किया गया। कहा तो यह भी जाता है उस बच्ची को उस कब्रिस्तान में दफनाने के बाद आज तक कभी भी किसी ने भी अपने करीबी को उस कब्रिस्तान में नहीं दफनाया। वो आखिरी बच्ची थी जो उस कब्रिस्तान में दफनाई गई। उसके बाद उसे अबैंडन छोड़ दिया गया। गोवानिया इंसिडेंट को हिस्ट्री का वन ऑफ द वर्स्ट न्यूक्लियर डिजास्टर माना गया, पर अफसोस की बात यह है इसे आसानी से टाला जा सकता था। इन्वेस्टिगेशन में पता चला क्लिनिक के ओनर ने उस मशीन को निकालने की भी कोशिश की थी, पर प्रॉपर्टी के मालिक और उनकी कंपनी के बीच चल रहे लीगल डिस्प्यूट के कारण उस मशीन को ले जाने नहीं दिया गया। खैर, हमने कोबाल्ट 60 की भी बात की थी, जिसका रेडिएशन दिल्ली में फैला था। पता नहीं क्यों हर रेडियो एक्टिव आइसोटोप के पीछे किसी कबाड़िया का कनेक्शन निकल ही जाता है। खैर, आज भी वो सीजियम 137 का कचरा कंक्रीट के अंदर उस टूटी हुई चेयर पर वैसे ही पड़ा हुआ है, जिसे डॉक्टर ने सिर्फ कचरा समझा। उसे इसका बिल्कुल अंदाजा नहीं था आगे चल के वही कचरा गोवानिया सिटी की 70% इमारतें तोड़ने वाला था। ओवर एंड आउट।